अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से एनर्जी डेंसिटी पे ही है कि फाइंड एनर्जी डेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू। हमारे पास एक शेल है, शेल तो समझ ही गए खोखला है, इसका रेडियस आर है, ये भी दिया है, साथ में दिया है कि इसके पास टोटल चार्ज क्यू है। तो नियर द सरफेस, तो सरफेस के जस्ट बाहर अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है तो एनर्जी डेंसिटी के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, क्या होता है बाहर में वो लिख दो और सॉल्व करके बता दो। यहाँ कोई वैल्यू नहीं पुट करना है, आंसर क्यू और आर में ही छोड़ देंगे हम लोग। हो गया जी, नहीं हो पा रहा है। जस्ट आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, और उसका भी स्क्वायर है ये, तो ये हो गया इप्सिलॉन नॉट बाय 2, और के कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो नीचे में आ जाएगा 4 पाई का 60 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इधर तो क्यू स्क्वायर बाई आर का पावर 4 होगा, स्क्वायर है ना। अब इसमें एक कट जाएगा, एक इप्सिलॉन नॉट यहाँ से कट जाएगा, समझे। तो फाइनल जो आंसर होगा अगर हम इसको लिखें तो ऊपर में क्यू स्क्वायर है और नीचे में देखो 16 गुने 2 कितना हो गया 32 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट आर का पावर 4, ठीक है। तो इसमें कुछ करना थोड़े था, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू थोड़े रखना है, बस ई का वैल्यू रखना है। अब ई कितना होता है ये तो भाई बहुत पहले पढ़ाई हो गई, एक हफ्ता पहले ही, कि सरफेस पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज की वजह से क्या होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अलग अलग केस में, रिंग के केस में, स्फीयर के केस में, शेल के केस में, ये याद रखना होगा। नहीं याद रखोगे तो फिर वो आगे के सवाल में जरूरत पड़ेगा तो दिक्कत कर देगा वो। फिलहाल आप कॉपी पलट पलट के ढूंढिए और कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से कॉपी पलट के देखो और उसको फिर रखो, ठीक है, लिखते लिखते फिर याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट के साथ में बस एक ही दिक्कत है, चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बहुत सारा है, हर चीज का अपना अपना फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हो गया सर। हम्म, देखो 8 identical drops of mercury, 8 identical uniformly charged drops of mercury
each having self energy U combine to form a bigger drop. Okay. Find self energy of bigger drop. 8 identical यूनिफॉर्मली चार्ज ड्रॉप्स ऑफ मरकरी। मरकरी क्या होता है? कंडक्टिंग लिक्विड होता है, तो चार्ज जो है वो उसके सरफेस पर रहेगा। ये सारे जो यूनिफॉर्मली चार्ज हैं ड्रॉप्स हैं ये स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ईच हैविंग सेल्फ एनर्जी यू, या क्वेश्चन में सिर्फ लिखेगा ईच हैविंग एनर्जी यू, एनर्जी मतलब वही सेल्फ एनर्जी हुई, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। इसका मतलब ये सब छोटे छोटे ड्रॉप थे जो कंबाइन होके क्या कर लिए, एक बड़ा ड्रॉप बना लिए। तो वो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसके बारे में पूछ रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इसमें सब इस तरह के सवाल है जहां कंबाइन होकर के छोटे ड्रॉप बड़ा ड्रॉप बना रहा हो, इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि ये तो जो छोटे छोटे आपके जो भी 8 ड्रॉप थे ये मिल करके बड़ा ड्रॉप बना लिया। तो बड़ा ड्रॉप का जो रेडियस है वो अलग होगा छोटे ड्रॉप के रेडियस से। तो छोटे वाले का अगर R था तो बड़े वाले का कितना होगा? छोटे वाले में हर ड्रॉप का एनर्जी अगर U था तो फिर बड़े वाले का U डैश क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबका चार्ज कंबाइन होकर के टोटल चार्ज आ जाएगा, सबका रेडियस अगर स्मॉल r है तो इससे कैपिटल R आ जाएगा, और फिर कंपेयर कर लेंगे। जैसे इसमें जो U होगा वो कितना होगा, एक चार्ज का k q स्क्वायर अपॉन 2r, यही होता है सेल्फ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो मरकरी का ड्रॉप है उसको हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं। कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्विवेलेंट टू शेल, तो हमने शेल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब जब ये कंबाइन हो जाएगा तो टोटल 8 इस पे है ना, कितने ड्रॉप हैं 8, तो इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज हो जाएगा आपका 8q, ठीक है ना, चार्ज तो 8q हो जाएगा। इन रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इसका हो जाएगा 2r। तो ये कहाँ से आया, ये 2r इसलिए हुआ क्योंकि वॉल्यूम जो होगा पहले जितना था और बाद में जितना होगा वॉल्यूम तो सेम होगा ना भाई। ये 8 ड्रॉप मिला के जो टोटल मास या वॉल्यूम था वो बाद में भी रहेगा। तो शुरू में इनका जो वॉल्यूम था वो था 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम, और बाद में एक बड़ा ड्रॉप बन गया तो एक ही ड्रॉप बना है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, 8r क्यूब। तो यहाँ से कैपिटल आर जब निकालोगे इसका तो 2r आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस 2r हो गया। तो नया वाला जो सेल्फ एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो k इंटू क्यू स्क्वायर, तो इसके पास तो चार्ज 8q हो गया है, तो 8q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, तो उसका रेडियस तो अलग हो गया ना कैपिटल आर। ठीक है, फॉर्मूला वही लिखा है, बस चार्ज बढ़ गया रेडियस बढ़ गया। ऊपर में हो जाएगा 64 k क्यू स्क्वायर हुआ, 8 का स्क्वायर होता है ना 64, डिवाइडेड बाई 2r, कैपिटल आर की जगह क्या लिख देंगे 2 स्मॉल आर। ठीक है, एक 2 को आप काट दीजिए यहाँ से, ठीक है, एक ही 2 को काटना है, एक 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये बचेगा 32 गुने के क्यू स्क्वायर बाई 2r को, देखो ना के क्यू स्क्वायर बाई 2r को हम u लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 32 u हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मिला करके 32 u हो गया। 8 ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी मिला करके इसका 8 u नहीं हुआ, 32 गुना हो गया। नोट करो, कोई डाउट है पूछो। So 1000 identical uniformly charged spherical drops of mercury, each having self energy U, combined to form a bigger drop.
नंबर ऑफ ड्रॉप्स मैंने बस चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं चेंज किया है। बस पहले क्या था कि 8 ड्रॉप था, अब 8 की जगह 1000 टोटल ड्रॉप है। और ये मिल करके ये क्या किया, एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। पहले तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस निकालो, अगर छोटे वाले का स्मॉल आर था, ठीक है। और स्मॉल छोटे वाले पे मान लेना कि चार्ज क्यू 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 था, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 1000 स्मॉल क्यू। चलो ट्राई करो। 10 to the power 5 एक शेल का सेल्फ एनर्जी है या एक एनर्जी के बॉल का KQ स्क्वायर अपॉन 2R। जब 1000 ड्रॉप मिलेंगे तो नया रेडियस क्या होगा, तो 1000 गुने वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो बिगर ड्रॉप है। 4/3 पाई विल कैंसिल आउट और R क्यूब लोगे तो इधर क्यूब रूट आएगा, तो 1000 का जो क्यूब रूट होता है वो 10 होता है, इसका मतलब 10R हो गया। तो नया जो सेल्फ एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू चार्ज कितना होगा, तो यहाँ तो देखो क्यू 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 मिलके 1000 बार मिल गए ना, तो यहाँ पे 1000 क्यू आ जाएगा, वो भी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कैपिटल R होता है, कैपिटल R, तो ये हो गया K और ये 10 का पावर 6 होगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और कैपिटल R की जगह 10R, 10 स्मॉल r, ठीक है। तो एक 10 कटेगा, 5 हो गया, तो ये बच गया 10 टू द पावर 5 K क्यू स्क्वायर अपॉन 2R, और ये जो के क्यू स्क्वायर बाय 2R है वो U है। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 U। कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन E एंड V। E का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, V का मतलब अरे क्या हुआ, आवाज आ रहा, माइक बंद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके ऊपर में एरो लगा दे रहे हैं, और पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसको समझना है, क्या फॉर्मूला होता है। देखो कहानी शुरू होती है पोटेंशियल एनर्जी से कि वंस अपॉन ए टाइम किसी साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, न्यूटन्स लॉ से ही आया था, ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, इस चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम इसको W ये लिखते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चेंज इन पोटेंशियल। अब ये जो डेल्टा यू है ये लार्ज चेंज हो रहा है, अगर स्मॉल चेंज लिखना है तो हम उसको DU लिखेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, यहाँ भी DW लिख देंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट एनी प्लेस इज रिटन एज Q इंटू V। तो पोटेंशियल एनर्जी तब चेंज होता है जब चार्ज को आप इधर से उधर ले जाएंगे और अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो DU कितना होगा, मतलब U अगर QV है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी DU को लिखेंगे Q इंटू DV, ठीक है ना, Q इंटू DV। ये DV इधर D लगा, इधर भी D लग गया, ये डिफरेंशिएट हुआ, ये भी डिफरेंशिएट हो गया, तो हम लोग DU की जगह लिख दिए Q इंटू DV, ठीक है। और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट DR लिख दिए। बट यहाँ चूंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज पर वो Q इंटू E होता है। ये भी हम लोग शुरू में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं E है और वहां कोई चार्ज Q रखा है तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया QE डॉट DR। अब क्या हुआ कि दोनों तरफ देखो Q कॉमन आ गया, Q इधर भी है Q इधर भी है, ठीक है, तो Q कट गया
और फाइनली हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन बचा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V। होगी ये कैसा रिलेशन है, अब जो क्लास 11th अच्छे से पढ़े उनको समझ में आ जाएगा। 11th में भी इस तरह का रिलेशन था, du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ये उसी से मिलता जुलता है। अब इसका करेंगे क्या, ये रिलेशन तो चलो ऐसा होता है मान लिया, लेकिन इसका होगा क्या, इसका ये होगा सर कि ये दो तरफा काम करता है। अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो आपसे पोटेंशियल पूछेगा किसी पॉइंट का, तो हम इससे निकाल सकते हैं, ई पता है तो वी निकाल सकते हैं। कभी कभी उल्टा होता है, वी दिया रहता है, पोटेंशियल दिया रहता है और वहां से ई पूछता है निकालने के लिए, तो ई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरफा काम करता है। अब ये इसका मेजर जो काम है वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो वहां से पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसमें अब आते हैं कि इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। मान लीजिए इस इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, ठीक है। यहाँ देखो ई डॉट डी आर में r जो है ये आपका वेरिएबल, तो एक पॉइंट ए है, वहां का पोजीशन वेक्टर हमने आर ए लिखा, एक पॉइंट बी है, वहां का पोजीशन वेक्टर आर बी लिखा। ए जो पॉइंट है वहां पर सपोज कर लो पोटेंशियल जो है वो VA है और बी पॉइंट पे VB है। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का इंटीग्रेशन v होगा, तो ये आपको क्या दे देगा, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर तो हम क्वेश्चन में निकालेंगे जब ई दिया रहेगा, ठीक है। ई डॉट डी आर फ्रॉम लिमिट, यहाँ क्या था आर ए टू आर बी, ये आर ए आर बी क्या है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे अगले पेज पे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, या इंटीग्रेटिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होना चाहिए, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, जो भी हो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स का। और अगर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा, जैसे ए का पता होगा तो बी का पोटेंशियल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालना मेन काम है इस फॉर्मूले का, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का। पहले इसको नोट करो फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो इसी में कि इफ E इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, तो वो जो हमने लिखा था फॉर्मूला, हमारी कॉपी में लिखा है VB माइनस VA, उसमें E जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये बचेगा सिर्फ DR, ठीक है। और ऊपर नीचे जो लिखा था वो RA और RB, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस E डॉट RB माइनस RA, ऐसा आया। ये वैसे है जैसे dx का इंटीग्रेशन लिख दे यहाँ a और b, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो इसको क्या लिखोगे b माइनस a। वही सेम चीज है, dr का इंटीग्रेशन r होगा वेक्टर फॉर्म में, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो rb माइनस ra कर दिया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा समझते हैं न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल नहीं मतलब डायग्राम बना के क्या ये निकला गया। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिए पैरेलल लाइन से, और ये यहाँ पर y एक्सिस ले लिया ऐसा, और इधर कहीं x एक्सिस ले लिया, ऐसे लेते हैं ना x और y। यहाँ 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, एक पॉइंट लिया है a और एक पॉइंट लिया है b, ठीक है। तो मान लीजिए कि a पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे ले लिया, और b पॉइंट कहीं पे यहाँ पे है, सही मान लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो आर ए और आर बी बोला जा रहा है ये इनका पोजीशन वेक्टर है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। आर बी का मतलब हुआ ये वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और आर ए का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये जो आर बी माइनस आर ए है वो वेक्टर की दुनिया में अगर देखा जाए तो ए बी वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर होगा। आर बी माइनस आर ए जो होगा दिस विल बी दिस वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हम ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करके देख सकते हो, अगर आप ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं तो याद होगा कि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इक्वल टू तीसरा वेक्टर। तो यहाँ पर देखो आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को जोड़ोगे तो आर बी वेक्टर आ जाएगा ट्रायंगल लॉ से। देखो ना, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, और ये इसके टेल को उसके हेड से सीधे जोड़ दिया है, तो ये आर बी इन दोनों का रिजल्टेंट है। यहीं से आपको दिख रहा है कि असल में ये ए बी वेक्टर क्या है, आर बी माइनस आर ए वेक्टर है कि नहीं। तो हमने इस आर बी माइनस आर ए को हटा दिया कि इतना झंझट से अच्छा है इसको सिंपली लिख दो ए बी वेक्टर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला जैसा हो गया, लेकिन अभी भी माइनस अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर ये माइनस वी बी अगर कर देंगे तो क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा और ये बन जाएगा ई डॉट ए बी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आ गया आपका ई डॉट ए बी, ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना ड्रामा कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये 11th में जो वेक्टर में ट्रायंगल लॉ पढ़ा था वो उसका यूज हुआ है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म तो ई डॉट ए बी करके आप ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये कुल मिलाकर कहानी है, और हम लोग चाहें तो इसको भी मिटा सकते हैं, ये वाला भी जरूरत नहीं है आपको, आपको तो बस ए बी वेक्टर से मतलब है ना, ये है ए बी वेक्टर। तो ई डॉट ए बी वेक्टर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर ई और ए बी के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में होता है ना ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, वैसे ई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा। अब ये जो लेंथ ए बी है इसका कॉस थीटा कंपोनेंट कितना होगा, तो उसके लिए यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दें इस पे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा देंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं। तो ये लंबाई ए बी है, ये थीटा है, तो ये जो ए सी है ना ये आपका आ जाएगा ए बी कॉस थीटा ई इंटू ए सी वी ए माइनस वी बी। इसी को हम लोग ए सी को अगर डिस्टेंस को डी मान लेंगे तो इसको ई इंटू डी लिख सकते हैं। घूम फिर करके हम लोग वहीं आ गए, याद है हैप्पी ईद बोल रहे थे, ईद मुबारक, वही आ गए। ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ई इंटू डी है। जो सी का पोटेंशियल है वही बी का भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन में, ये पीला वाला लाइन देखो इस ऑरेंज वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, ऑरेंज वाले लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में ये जितने पॉइंट्स होंगे इन सबका पोटेंशियल सेम ही होता है, ठीक है। तो घूम फिर के वही आ गए हम लोग कि अगर दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के लॉन्ग तो वी ए माइनस वी बी या वी ए माइनस वी सी एक ही बात है, ई इंटू डी होता है, जहाँ डी इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस है, ठीक है। नहीं तो ई डॉट ए बी से निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। बट ये सारा चीज तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और इससे पहले जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे उसमें भी ये फॉर्मूला आया ही था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालना है। तो वही चीज फिर से उसका एक तरीके से डेरिवेशन हो गया। ये कहाँ से लिखते थे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई डी। नोट करो इसको, कोई डाउट है तो बोलो, यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है सर। इसमें कोई डाउट है, V decreases and V नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है।
चलो